बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नादरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस मिशन की 26 इकसात सुन चुके हैं और अब किस नंबर 27 मुलायजा फरमाएं। फिर एक खबर ने मुझे चौंका दिया। उस रात की छापामार कार्रवाई में हिस्सा लेने वाला बिलाल नाम का एक लड़का जम्मू से कई मील दूर उधमपुर शहर से पकड़ा गया था और उसने इंतहाई तशद्दुद उठाने के बाद तफ्तीशी अफसरों को बताया था कि शमरूद श्रीनगर की तरफ जा चुका है, जहां वो किसी फौजी कैंप पर एक और कार्रवाई करने का इरादा रखता है। मैं मुस्कुराए बगैर ना रह सका। पकड़े जाने वाले मुजाहिदीन ने मेरे और दूसरे साथियों के बारे में भारतीय अफसरों को गुमराह ही किया था। हम तकरीबन एक हफ्ता ज़ुबैदा और अब्दुल अजीज के मेहमान रहे। कश्मीर की तरफ वापसी का चांस नहीं था। सीता ने मिलाकर मुझे अपने साथ राजस्थान चलने पर मजबूर कर दिया और फिर उससे अगले रोज हम अपने मेहरबानों से रुखसत हो गए। ज़ुबैदा और अब्दुल अजीज ने हमारी जरूरत के लिए एक माकूल रकम भी हमें दे दी थी। पठानकोट से रुखसत होकर ट्रेनों और बसों में सफर करते हुए हम तीसरे रोज शाम को पंजाब की सरहद से निकलकर राजस्थान के शहर हनुमानगढ़ पहुंच गए। ये मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ था और मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि मेरे लिए क्या था। हनुमानगढ़ दरमियाने दर्जे का शहर था। यहाँ चंद अच्छे और दरमियाने दर्जे के होटल थे, लेकिन सीता ने शहर के नवाई इलाके में वाकई एक गेस्ट हाउस को तरजीह दी थी। गेस्ट हाउस के चारों तरफ वसी बाग था जिस पर बड़ी मेहनत की गई थी। वसी अरीज लान था। दबीज घास के किताब के किनारों पर खूबसूरत फूलों के पौधों की क्यारियां थी। लान में एक दूसरे से फासले पर मेज़ें और कुर्सियां बिछी हुई थी जिन पर रंग बिरंगी खूबसूरत छतरियां भी तनी हुई थी। जिस ट्रेन पर हम बठिंडा से आए थे उसने हमें दोपहर 4 बजे के करीब हनुमानगढ़ पहुंचाया था। स्टेशन से निकलने और ऑटो रिक्शा पर यहाँ तक आने में 1 घंटा लग गया था। रेलवे स्टेशन से निकलकर सीता ने रिक्शे वाले को जिस तरह गेस्ट हाउस का पता बताया था उससे मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि ये शहर उसके लिए अजनबी ना था। उस वक्त अगरचे 5-6 बज चुके थे मगर फिजा में हल्की सी तपश अब भी मौजूद थी। उस शहर के चारों तरफ दूर दूर तक रेगिस्तान था और रेगिस्तान की गर्मी शहर को भी असरअंदाज करती थी। ऑटो रिक्शा जैसे ही गेस्ट हाउस के गेट के सामने रुका, एक अधेड़ उम्र मुलाजिम दौड़ता हुआ बाहर आ गया। उसने पहले हाथ जोड़कर हमें प्रणाम किया, फिर वो बैग उठा लाया जो हम दोनों का कुल असासा था। मैं सीता के साथ बजरी वाली रवश पर चलते हुए लान की तरफ देख रहा था। तमाम मेजें खाली थी। लान के दूसरी तरफ दरख्तों के नीचे बारबेक्यू स्टैंड था मगर वहां भी कोई नजर नहीं आ रहा था। गेस्ट हाउस की इमारत एक बहुत बड़े डबल स्टोरी बंगले पर मुश्तमिल थी। बरामदा बहुत वसी व अरीज था। फर्श सफेद मार्बल के बड़े बड़े टुकड़ों से बना हुआ था। एक काफी टेबल और चंद कुर्सियां भी पड़ी हुई थी। बरामदे के किनारों के साथ साथ पौधों के गमले रखे हुए थे। हम मुलाजिम के पीछे चलते हुए बरामदे वाले दरवाजे में दाखिल हो गए। आगे एक कुशादा रायदारी थी जिसके एक तरफ इस्तकबालिया काउंटर बना हुआ था और सामने ऊपर जाने के लिए जीना था जिस पर ग्रे रंग का एक्रालिक कालीन बिछा हुआ था। काउंटर और जीने के बीच में भी इतनी कुशादा जगह थी कि 3-4 आदमी पहलू ब पहलू आसानी से गुजर सकते थे। उससे आगे एक वसी हाल नजर आ रहा था। फर्श पर कालीन बिछे हुए थे और कई सोफा नुमा सीटें एक दूसरे के सामने मुनासिब फासलों पर रखी हुई थी। हर 2 सीटों के बीच शीशे के टॉप वाली काफी टेबल भी नजर आ रही थी। उस हाल के दूसरी तरफ एक मुख्तसर सी रायदारी और उससे आगे गालिबन किचन था। मुलाजिम काउंटर के सामने रुक गया। उसने हमारा बैग नीचे रख दिया। काउंटर के पीछे एक अधेड़ उम्र खूबसूरत औरत खड़ी थी। उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो जवानी में क्यामत रही होगी। उसके चेहरे पर हल्का सा मेकअप था। वो ताजा दम लग रही थी। उसने गोल्डन बॉर्डर वाली गहरे रंग की साड़ी पहन रखी थी जिसका पल्लू नीचे लटका हुआ था। मैं उसकी तरफ नजरें उठाते हुए झिझक रहा था। उसने होंठों पर पेशा वराना मुस्कुराहट लाते हुए हमारा इस्तकबाल किया और सामने रखा हुए एक रजिस्टर्ड खोलकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। इससे पहले कि मैं हाथ बढ़ाता सीता ने वो रजिस्टर्ड सरका कर अपने सामने कर लिया और बाल पेन उठाकर खाना पूरी करने लगी। मैं खामोश खड़ा उसे देखता रहा और फिर ये जानकर मुझे बड़ी हैरत हुई कि उसने रजिस्टर में मेरा नाम प्रेम कुमार और अपना नाम कन्या कुमारी लिखा था और उससे आगे वाले खाने में पति पत्नी लिखा था। हम पठानकोट में और उसके बाद सफर में भी अपने आप को मुसलमान जाहिर करते आए थे, लेकिन यहाँ आकर यकायक हिंदवाना नामों की तब्दीली मेरी समझ में ना आ सकी। कितने दिन क्याम का इरादा है मिसेस प्रेम कुमार? काउंटर के पीछे बैठी हुई औरत ने रजिस्टर अपनी तरफ सिरका कर नाम पढ़ते हुए पूछा। सिर्फ आज की रात, कल सुबह की ट्रेन से हम बीकानेर रवाना हो जाएंगे। सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उस औरत ने कुछ कहा। सीता ने पर्स में से चंद नोट निकालकर उसके सामने काउंटर पर रख दिए। मेहमानों को रूम नंबर 18 में पहुंचा दो। उस औरत ने नोट समेट कर करीब खड़े हुए मुलाजिम की तरफ देखते हुए कहा, आइए देवी जी। मुलाजिम ने बैग उठा लिया। उसने भी सीता ही को मुखातिब किया था। गालिबन वो समझ गया था कि जो कुछ है ये देवी जी ही है, मैं तो बस सहमे ही हूँ। रूम नंबर 18 ऊपर था। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मैंने हाल की तरफ देखा कि लोग मुख्तलिफ
मुख्तलिफ सीटों पर बैठे हुए थे और काफी या चाय पीते हुए मदम लहजे में बातें कर रहे थे। रूम नंबर 18 ऊपर की मंजिल पर कॉर्नर में और सामने के रुख पर था। डबल बेड का ये कमरा बहुत शानदार तरीके से आरास्ता था। बेड के एक तरफ सफेद फार्मिका की अलमारी और उसके साथ ड्रेसिंग टेबल थी। दूसरी तरफ दीवार के साथ सोफा बिछा हुआ था जिसके सामने शीशे के टॉप वाली काफी टेबल भी थी। दाखिली दरवाजे के साथ ही बाथरूम का दरवाजा था। एक और दरवाजा सोफे से जरा आगे था। मुलाजिम ने हमारा बैग बेड पर रखकर वो पर्दा भी हटा दिया। उस दरवाजे की दूसरी तरफ कुशादा सी गैलरी थी जिसके इतराफ में पाइप की ग्रिल लगी हुई थी और उसके साथ साथ गमले रखे हुए थे। बांस की खिंचियों वाली 2 कुर्सियां भी पड़ी हुई थी। उस गैलरी के सामने वाले लान का मंजर देखा जा सकता था। गेट के सामने सड़क पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी थी। कोई और चीज देवी जी? मुलाजिम ने सीता की तरफ देखते हुए पूछा। अभी नहीं, तुम जाओ। सीता ने कहा, जरूरत होगी तो बुला लेंगे। मुलाजिम शायद टिप मिलने की उम्मीद पर अब तक खड़ा था। सीता का रूखा सा जवाब सुनकर मुंह लटकाए चला गया। सीता ने दरवाजा बंद करके बोल्ट चढ़ा दिया और बेड पर गिर गई। थक गई। वो मेरी तरफ करवट बदलते हुए बोली, तुम्हारा क्या हाल है प्रेम कुमार जी? उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। ये यकायक नाम बदलने की क्या तुक थी? पठानकोट से बठिंडा तक मुसलमानों की अक्सरियत है, सीता ने जवाब दिया। मुस्लिम धर्म के हवाले से कोई बात होती तो तुम संभाल लेते। अब यहाँ से आगे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है। यहाँ हिंदू धर्म के हवाले से कोई बात होगी तो मैं संभाल लूंगी। तुम रजिस्टर पर सीता भी लिख सकती थी। और फिर ये पति पत्नी, ये रिश्ता तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? सीता मुस्कुराते हुए बोली, सीधी सी बात है, रजिस्टर में कुछ तो लिखना ही था। अगर मैं दुरुस्त लिखती तो बिलाशुबा हमें शक की निगाहों से देखा जाता और फिर तुमसे भी अलग खाना पूरी कराई जाती। मैंने पति पत्नी लिखकर सारे झगड़े ही मुका दिए। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। अभी तो हम आए हैं, दम तो लेने दो, प्रोग्राम भी बना लेंगे। वो कहते हुए उठ गई और बैग खोलकर कपड़े निकालने लगी। मैं नहाने जा रही हूँ, बाद में तुम भी नहा लेना, फिर हम चाय पियेंगे। वो अपने कपड़े और तौलिया लेकर बाथरूम में घुस गई। उसने दरवाजा आधा खुला छोड़ दिया था। मैं सोफे से उठकर गैलरी में आ गया और सामने सड़क पर ट्रैफिक को देखने लगा। उस वक्त एक टैक्सी गेट के सामने रुकी। गेस्ट हाउस का वही मुलाजिम भी बरामदे से निकलकर दौड़ता हुआ गेट पर पहुंच गया। टैक्सी की छत पर 2 सूटकेस रखे हुए थे। टैक्सी से उतरने वाले मुसाफिरों में तकरीबन 40 साल की उम्र का एक आदमी, एक औरत जिसकी उम्र 35 के लगभग रही होगी और 2 बच्चे शामिल थे। एक लड़की और एक लड़का। लड़की की उम्र 12-13 साल और लड़का 7-8 साल का होगा। वो लोग टैक्सी से उतरकर अंदर आ गए तो मैं भी गैलरी से हटकर कमरे में आकर सोफे पर बैठ गया। मैं थोड़ी देर वहां बैठा रहा, फिर उठकर दोबारा बालकोनी में आ गया और ताजा हवा में गहरे गहरे सांस लेने लगा। उसी दौरान एक और टैक्सी गेट के सामने आकर रुकी। एक नौजवान लड़की और एक मर्द टैक्सी से उतरे और हाथ में हाथ डाले किसी बात पर हंसते हुए बजरी वाली रवश पर चलते हुए बरामदे में गायब हो गए। और उसी वक्त सीता की आवाज सुनकर मैंने मुड़कर अंदर की तरफ देखा। सीता बाथरूम के दरवाजे से सर बाहर को निकाले खड़ी थी। ये दरवाजा बंद कर दो और खिड़की का पर्दा भी बराबर कर दो, उसने कहा। मैंने अंदर आकर दरवाजा भीड़ दिया और खिड़की का पर्दा भी खींचकर बराबर कर दिया। सीता जिस्म पर तौलिया लपेटे बाथरूम से बाहर आ गई। मैंने झुककर बैग में से कपड़े निकाले और उसकी तरफ देखे बगैर बाथरूम में घुस गया। मैं तकरीबन आधा घंटा शावर के नीचे खड़ा रहा। ठंडे पानी से दिमाग की तपश किसी हद तक कम हो गई थी। बाथरूम के दरवाजे पर दब की आवाज सुनकर मैं चौंक गया और आड़ में होकर थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर झांका तो सीता सामने खड़ी थी। मेरे कपड़े अंदर घुटनी पर टंगे हुए हैं, वो मुझे दे दो, उसने कहा। मैंने कपड़े उतारकर उसके हाथ में थमा दिए और दरवाजा बंद कर दिया। बाथरूम में भी एक साफ सुथरा तौलिया टंगा हुआ था। मैंने अपना जिस्म खुश किया और कपड़े पहनकर बाहर आ गया। सीता लिबास पहन चुकी थी और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी बाल संवार रही थी। मैं उसके पीछे खड़ा हो गया, उसके हाथ से कंघा लिया और अपने बाल संवारने के बाद कंघा उसी के हाथ में थमा दिया और वो आईने में मुझे देखकर मुस्कुरा दी। मेरे होंठों पर भी खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई थी। वेटर को बुलाकर चाय के लिए कह दो, अब तलब हो रही है, सीता ने कहा। मैं वेटर को बुलाने के लिए कॉल बेल का बटन दबा दिया और आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। 4 मिनट बाद वेटर दरवाजे में नमूदार हुआ। मैंने उसे चाय लाने को कहा और हम दोनों उठकर बालकोनी में बैठ गए। बाहर लान में अब कुछ रौनक नजर आ रही थी। कई मेजों पर लोग बैठे हुए नजर आ रहे थे। सभी जोड़े थे, कोई मर्द अकेला या अकेली औरत नहीं थी। लान के दूसरी तरफ बारबेक्यू स्टैंड के चूल्हों में भी कोयले दहकने लगे थे और 3 आदमी काम में मसरूफ थे। तीनों ने मैरून रंग के एप्रन बांध रखे थे। 2 के सरों पर बटलर वाली ऊंची सफेद टोपियां थी।
कुछ देर बाद वेटर चाय ले आया। उसके जाने के बाद मैंने दूसरा दरवाजा बंद कर दिया। इसी दौरान सीता ने कमरे से छोटी टेबल उठाकर गैलरी में रख ली और चाय प्यालियों में उंडेलने लगी। शाम ढलने के साथ साथ मौसम भी खुशगवार होता जा रहा था। सहराई इलाकों की यही एक इनफरादियत तो होती है, दिन के वक्त झुलसा देने वाली गर्मी और शाम ढलते ही ठंडक का एहसास होने लगता है। हम चाय की चुस्कियां लेते हुए सामने देखते रहे। रौनक बढ़ती ही जा रही थी। बाहर से आने वाले कुछ लोग लान का रुख करने की बजाय अंदर हाल की तरफ जा रहे थे। सूरज गुरूब होते ही लान में बरकी कम रोशन हो गए। फिदा चिकन टिक्कों और कोयलों पर तैयार होने वाली दीगर फास्ट फूड की इश्तियामेद खुशबू से महक उठी थी। लान में इतने गाहकों को देखकर मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि यहाँ क्याम पजीर लोग तो कम थे, ज्यादा तादाद बाहर से आने वालों की थी। शायद ये गेस्ट हाउस किसी खास वजह से शहर में मशहूर था। 9 बजे के करीब तो किसी मेज पर कोई खाली सीट नजर नहीं आ रही थी। हम दोनों बालकोनी में जा बैठे और उस रौनक को देखकर लुत्फ अंदोज होते रहे। फिर 10 बजे के करीब हम भी कमरे से निकलकर नीचे आ गए। नीचे वाला हाल भी गाहकों से भरा हुआ था और एक दिलचस्प इंकशाफ ये हुआ कि गेस्ट हाउस के अकबी लान में घास फूस के गोल चौपड़ों की तरह कैबिन बने हुए थे जो सिर्फ कपल्स के लिए मखसूस थे। मैंने बहुत से लोगों को उस तरफ भी आते जाते देखा था। ये इंकिशाफ तो बाद में हुआ कि वो झोंपड़ा नुमा कैबिन गाहकों की अयाशी के लिए बनाए गए थे। यूं तो भारत में शराब आम थी, हर जगह पी जा सकती थी, मगर बाद होटलों और गेस्ट हाउसेस से कुछ असूल बना रखे थे। हर जगह पी जा सकती थी मगर बाद होटलों और गेस्ट हाउसेस ने कुछ असूल बना रखे थे। मसलन इस गेस्ट हाउस के हाल और लान में शराब नोशी ममनू थी, मगर पीछे की तरफ झोंपड़ा नुमा कैबिनों में शराब फराहम की जाती थी। हाल में 1-2 सीटें अगरचे खाली थी मगर सीता का रुख बाहर की तरफ था। मैं भी उसके साथ साथ चलता रहा और बरामदे से निकलकर हम लान के किनारे पर रुक गए और तजस्सुस भरी निगाहों से इधर उधर देखने लगे। लान में तमाम मेजें भरी हुई थी। तकरीबन उस वक्त एक कोने की मेज से एक औरत और 2 आदमी उठते हुए नजर आए। सीता मुझे इशारा करती उस तरफ बढ़ गई और इससे पहले कि कोई और उस तरफ आता हमने उस मेज पर कब्जा कर लिया। थोड़ी देर बाद वेटर मेन्यू कार्ड लेकर आ गया और तब मुझे पता चला कि हरन के कबाब इस गेस्ट हाउस की स्पेशल डिश थी। हरन राजस्थान में बकसरत पाया जाता है लेकिन बेशतर इलाकों में इसके शिकार पर पाबंदी है। उसके बावजूद गैर कानूनी तौर पर उसका शिकार होता है। हनुमानगढ़ में 2-3 रेस्टोरेंट ऐसे थे जहां हरन का गोश्त पकता था, लेकिन उन रेस्टोरेंटों पर भी आए दिन छापे पड़ते रहते थे और भारी जुर्माने किए जाते थे। उस गेस्ट हाउस की मालिका अलका उतरी बेवा औरत थी। उसका शोहर नटवर सिंह जब जिंदा था तो उसने खूब हाथ पैर फैलाए थे। अलका उतरी भी उन दिनों जवान थी। वो अपनी जवानी में बहुत खूबसूरत थी। नटवर सिंह ने बीवी के हुस्न और शबाब से खूब फायदा उठाया था। ये शानदार गेस्ट हाउस और उसके अतराफ में लंबी चौड़ी जमीन जवानी में बड़े लोगों से ताल्लुकात ही की मरहूने मिन्नत थी। नटवर सिंह को मरे हुए 8 साल हो चुके थे। अलका उतरी ने कभी हिंदू औरतों की तरह सफेद साड़ी नहीं पहनी थी। वो बेबी का लिबास पहनकर जिंदगी की खुशियों और नेमतों से बैरूम नहीं होना चाहती थी। उसने अपने और मरहूम शोहर के दोस्तों से ताल्लुकात जारी रखे। आज अगरचे उसकी उम्र ढल रही थी लेकिन अब भी उसमें बड़ा दमखम था और ये उसके ताल्लुकात ही का नतीजा था कि उसके गेस्ट हाउस में धड़ल्ले से हरन के गोश्त से लजीज कबाब तैयार होते थे और उसे कभी किसी पूछताछ का सामना नहीं करना पड़ा था। हरन के गोश्त की वजह से यहाँ गाहकों का रश था और मेरा ख्याल था कि यहाँ हरन ही नहीं पिछले झोंपड़ा नुमा कैबिनों में नुस्वानी गोश्त की भी तिजारत होती थी। ये गेस्ट हाउस अय्याशी का अड्डा था। खाना खाते हुए मैंने महसूस किया कि बहुत से मर्द सीता को घूर रहे थे। बाद आदमियों का अंदाज तो ऐसा था जैसे वो उसे नजरों ही नजरों में खा जाएंगे। इसी दौरान वेटर ने करीब आकर सीता के कान में सरगोशी की। वो चौंक सी गई और इधर उधर देखने लगी। वेटर चला गया। सीता की आंखों में और चेहरे पर तशवीश के तासरात उभर आए थे। खाना खत्म करके वो उठ गई। तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। कोई खास बात? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा लेकिन वो जवाब दिए बगैर एक तरफ चली गई। मैं अकेला बैठा इधर उधर देखता रहा। वेटर बर्तन उठाकर ले गया था। तकरीबन 10 मिनट बाद एक औरत किसी बेद से उठकर मेरी तरफ आ गई और बेतकल्फी से सीता वाली कुर्सी पर बैठ गई। हेलो, उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। वो तुम्हें छोड़कर चली गई। ये काल गर्ल होती ही ऐसी है, बीच में ही छोड़कर चली जाती हैं। मेरे साथ चलो, खुश कर दूंगी और तुम्हारी जेब पर ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा। तुम यहाँ से अपनी मर्जी से उठ जाओगी या मुझे कुछ करना पड़ेगा? मैंने खा जाने वाली नजरों से उसकी तरफ देखा। वो गड़बड़ा सी गई। उसे शायद मुझसे ऐसे रवैये की तवक्को नहीं थी, लेकिन बहरहाल उसने वहां से उठने में देर नहीं लगाई। सीता की वापसी तकरीबन आधे घंटे बाद हुई थी। उसके चेहरे पर अब भी तशवीश नुमाया थी। कहाँ गायब हो गई थी? मैंने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। एक पुराना जानने वाला मिल गया था। उस तरफ खड़ी उससे बातें कर रही थी। उसने एक कुर्सी पर बैठे हुए एक तरफ इशारा किया। यहाँ तुम्हारा जानने वाला? मेरे लहजे में हैरत थी। मैं जयपुर की रहने वाली हूँ जो यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर है। सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये राजस्थान है और इस खित्ते का हर शहर
एक तारीखी मुकाम रखता है। कॉलेज के जमाने में अपने दोस्तों के साथ घूमती रहती थी। मुझे याद पड़ता है कि कई साल पहले जब मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ आई थी तो मान सिंह के घर पर ही क़याम किया था। अब उसने मुझे देख लिया और वेटर को पैगाम देकर मुझे बुला लिया। वो यहाँ क्यों नहीं आया, मैंने पूछा। तुम्हारी वजह से, उसने बदसूर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो समझा था कि तुम मेरे पति हो सकता है नाराज हो जाओ, इसलिए वो यहाँ नहीं आया। मैंने मजीद बहस करना मुनासिब नहीं समझा। हो सकता है वही बात हो जो वो कह रही थी। उसके बाद हम ज्यादा देर वहाँ नहीं बैठे। सीता ने वेटर को बुलाकर बिल अदा किया और हम अपने कमरे में आ गए। कमरे में आते ही सीता बिस्तर पर ढेर हो गई। मैं बालकोनी में आकर बैठ गया और लान की रौनक को देखता रहा। 12 बजे के करीब में अंदर आ गया। सीता लेटी हुई सामने दीवार को घूर रही थी। मैं खामोश बैठा उसकी तरफ देखता रहा। उसके चेहरे पर तशवीश के आसार नुमायां तौर पर नजर आ रहे थे। एक बात मैंने खास तौर पर नोट की थी कि वो बाहर जाने से पहले तो वो बहुत चहक रही थी, लेकिन उस अजनबी से मुलाकात के बाद वो एकदम खामोश सी हो गई थी। मैंने सीता से पूछने की कोशिश भी की, लेकिन वो टाल गई और मौजू बदलकर बात करने लगी। 1 बज रहा था। बाहर से आने वाली आवाजें भी खत्म हो गई थी। मुझे भी नींद आने लगी। मैंने बालकोनी वाला दरवाजा बंद कर दिया और तेज रोशनी वाला बल्ब बुझाकर नाइट बल्ब जला दिया और सोफे पर लेट गया। सीता भी बातें करते करते ऊँगने लगी और फिर मेरी भी आंख लग गई। खटके की वजह से मेरी आंख खुल गई। मैंने इधर उधर देखा और फिर एक झटके से उठकर बैठ गया। सीता बेड पर नहीं थी। मैंने बाथरूम की तरफ देखा। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, मगर अंदर की बत्ती बुझी हुई थी। गैलरी वाला दरवाजा भी बंद था। मैंने ओले से सीता का नाम लेकर पुकारा और उठकर बाथरूम में भी झांक लिया। मैंने बाहर वाले दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर उसे खोलना चाहा तो दरवाजा नहीं खुला। बाहर से कुंडा लगा हुआ था। मेरे दिमाग में सिनसनाहट सी होने लगी। ज़हन में तरह तरह के वसवसे सर उभारने लगे। मैं सोफे पर आकर बैठ गया और सीता के बारे में सोचने लगा कि वो कहाँ चली गई थी। मेरे ज़हन में बार बार उस पुरस्कार अजनबी का ख्याल उभर रहा था। उससे मुलाकात के बाद ही वो कुछ परेशान सी दिखाई देने लगी थी। वो पुरस्कार मुलाकाती कौन था? मैंने उसे नहीं देखा था। क्या सीता मुझे धोखे में रखकर उससे मिलने गई थी? शहर की किसी इमारत पर लगे हुए घड़ियाल ने 3 बजे का ऐलान किया। मेरी तशवीश बढ़ती जा रही थी। ज़हन में एक अंदेशा ये भी था कि सीता मुझे किसी चक्कर में फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रही, लेकिन मैंने इस ख्याल को ज़हन से झटक दिया। अगर मुझे फंसाना ही होता तो वो बहुत पहले ऐसा कदम उठा चुकी होती। हल्का सा खटका सुनकर मैं एक बार फिर चौंक गया और दरवाजे की तरफ देखने लगा। बाहर से कोई बहुत एहतियात से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। मैं जल्दी से सोफे पर लेट गया और आंखें बंद कर ली। दरवाजा खुलने और फिर आहिस्तगी से बंद होने की आवाज सुनाई दी। मैंने एक आंख में बहुत मामूली सी झुर्री पैदा करके देखा। वो सीता थी जो दरवाजा बंद करके दबे कदमों आगे बढ़ रही थी। उसकी नजरें मेरी तरफ लगी हुई थी। करीब पहुंची तो मैंने वो आंख भी पूरी तरह बंद कर ली। सीता एक लम्हे को मेरे करीब रुकी और फिर बेड पर लेट गई। मैंने एक बार फिर आंख में झुर्री पैदा करके देखा। वो दूसरी तरफ करवट लिए लेटी थी। सीता तो शायद थोड़ी देर बाद सो गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ सकी। मेरा ज़हन बुरी तरह उलझा हुआ था। मैं यही सोचता रहा था कि सीता रात के आखिरी पैर चोरी छपे कहाँ गई थी, और फिर यही सोचते हुए मैं नींद की आगोश में पहुंच गया। सुबह 8 बजे के करीब मेरी आंख खुल गई। सीता उस वक्त भी कमरे में नहीं थी। वो बाथरूम में भी नहीं थी। मैंने उठकर बाहर वाले दरवाजे का हैंडल घुमाया तो इस मर्तबा वो आसानी से खुल गया। मैंने बाहर झांका तो रायदारी के इख्तिताम पर जीने के करीब कुछ लोग खड़े थे और उनमें सीता भी थी। मुझे देखकर वो तेजी से आगे आ गई और अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद कर लिया। इस वक्त 8 बज रहे हैं और रात को तुमने कहा था कि हमें 10 बजे वाली ट्रेन से जाना है। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब शायद हम 10 बजे वाली ट्रेन से ना जा सके, 2 बजे वाली ट्रेन पकड़नी होगी। सीता ने जवाब दिया, क्यों? प्रोग्राम में ये तब्दीली क्यों? मैंने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। गेस्ट हाउस में एक कत्ल हो गया है, सीता ने बताया। नीचे पुलिस आई हुई है। उन्होंने गेस्ट हाउस में क़याम पजीर तमाम मेहमानों को रोक लिया है। कोई इजाजत के बगैर बाहर नहीं जा सकता। ओह, मैं उछल पड़ा। कौन कत्ल हुआ? कैसे? मेरा मतलब है कुछ मालूम हुआ? गेस्ट हाउस के पिछली तरफ एक झोंपड़ा नुमा कैबिन में एक आदमी की लाश मिली है। उसे गला घूंटकर हलाक किया गया है, सीता ने बताया। लाश का इंकिशाफ सुबह 6:30 बजे उस वक्त हुआ जब गेस्ट हाउस का सफाई करने वाला मुलाजिम कैबिनों की सफाई कर रहा था। उस कैबिन में उस शख्स को पड़े देखकर पहले तो वो यही समझा कि शायद कोई ग्राहक नशे में दूध पड़ा हो, लेकिन जब उसे हिलाया जुलाया गया तो पता चला कि वो खत्म हो चुका है। फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी गई और पुलिस ने ये इंकिशाफ किया कि उसे गला घूंटकर हलाक किया गया है। उसके गले पर ऐसे निशान साफ नजर आ रहे थे जैसे रस्सी लपेटी गई हो। पुलिस ने पूछगछ के लिए तमाम मेहमानों को रोक लिया है, इसलिए हम 10 बजे वाली ट्रेन से नहीं जा सकते। मेरे दिमाग में सिनसनाहट सी होने लगी और मैं गहरी नजरों से सीता की तरफ देखने लगा। सीता रात के पिछली पैर चोरी छपे कमरे से बाहर गई थी। मेरे ज़हन में तरह तरह के सवाल उभर रहे थे। क्या सीता उस पुरस्कार अजनबी से मिलने गई थी? क्या वो लाश उस अजनबी की थी? क्या सीता ने उसे कत्ल किया था?
मेरी तरफ इस तरह घूर कर क्या देख रहे हो? सीता मुझे इस तरह घूरते पाकर गड़बड़ा सी गई। ओह कुछ नहीं, मैंने जवाब दिया। लगता है यहाँ हमारे लिए कुछ उलझन पैदा हो गई है। कुछ नहीं होगा, सीता ने जवाब दिया। पुलिस भी जानती कि कातिल गेस्ट हाउस के मेहमानों में से नहीं हो सकता। वो महज खानापुरी के लिए मामूल के मुताबिक कुछ सवालात करेंगे। और फिर वाकई ही ऐसा हुआ। नाश्ता हमने कमरे में ही मंगवा लिया था। नाश्ते के बाद हम बालकनी में बैठे बातें कर रहे थे कि 9:30 बजे के करीब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। सीधा ने उठकर दरवाजा खोला। एक सब इंस्पेक्टर था और उसके साथ गेस्ट हाउस की मालका अलका होत्री, जो खासी परेशान लग रही थी। सब इंस्पेक्टर 15-20 मिनट तक हमसे मुख्तलिफ सवालात पूछता रहा, जिनके जवाब ज्यादातर सीता ही ने दिए थे। उसने मुझे बहुत कम बोलने का मौका दिया था। ठीक है मिसेज प्रेम कुमार, सब इंस्पेक्टर ने सीता की तरफ देखते हुए कहा, आप लोगों को जो जहमत हुई उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। आप लोग चाहें तो गेस्ट हाउस से जा सकते हैं। हमें तो 10 बजे की ट्रेन से बीकानेर जाना था, मगर उस ट्रेन का वक्त तो निकल गया। अब 2 बजे वाली गाड़ी ही पकड़ेंगे, सीता ने कहा। सब इंस्पेक्टर ने एक बार फिर माजरत की और अलका होत्री को इशारा करता हुआ कमरे से निकल गया। दिन का बाकी हिस्सा हमने कमरे में ही गुजारा। 11 बजे के करीब पुलिस चली गई थी। 1 बजे हमने दोपहर का खाना खाया और सीता ने काउंटर पर जाकर हिसाब चुकाया और उसके थोड़ी देर बाद हम गेस्ट हाउस से रुखसत हो गए। ट्रेन बहुत सुस्त रफ्तार थी। शाम से जरा पहले हम बीकानेर पहुंच गए। ये हनुमानगढ़ से बड़ा और ज्यादा कदीम शहर था। यहाँ भी हमने दरमियाने दर्जे के एक होटल में क्याम किया। इस्तकबालिया काउंटर पर रजिस्टर की खानापुरी सीता ही ने की। यहाँ भी उसने मेरा नाम प्रेम कुमार और अपने आप को मिसेज प्रेम कुमार लिखा था। रेगिस्तान में ट्रेन पर चंद घंटों के उस सफर ने मुझे थका दिया था। सीता के चेहरे पर भी थकन के आसार नुमाया तौर पर नजर आ रहे थे। हनुमानगढ़ में तो हम रात को कमरे से निकलकर लान में आ गए थे, लेकिन यहाँ हम कमरे से बाहर नहीं निकले। रात का खाना भी कमरे में ही मंगवा कर खाया। सुबह 7 बजे नाश्ता करके हमने होटल छोड़ दिया। मेरा ख्याल था कि एक बार फिर ट्रेन का सफर दरपेश होगा, लेकिन सीता ने बताया कि बीकानेर से जलमेसर की तरफ रेलवे लाइन नहीं थी। अलबत्ता पोखरान से ट्रेन मिल सकती थी। बीकानेर से पोखरान तक का सफर बस में ही करना पड़ेगा। बस का ये सफर बेहद अजियतनाक साबित हुआ था। एक तो बस खटारा टाइप की थी, उस पर मुसाफिर भेड़ बकरियों की तरह भर लिए गए थे। सितम बलाए सितम के चारों तरफ तपता हुआ रेगिस्तान। गर्मी की शिद्दत से दम घुटा जा रहा था। मैंने जब से होश संभाला था अपने आप को सब्जे ही में गिरे हुए पाया था। कश्मीर की वादी तो वाकई जन्नत का टुकड़ा थी और मुझे लगता था जैसे मैं उस जन्नत से निकलकर जहन्नुम में आ गया हूँ। ऊपर आग बरसाता हुआ आसमान और नीचे चारों तरफ तपता हुआ सहरा। रास्ते में कहीं कहीं पानी भी दस्तयाब था। वहाँ आबादी भी थी और थोड़ा बहुत सब्जा भी। ऐसी जगहों पर नारियल के दरख्त दूर से ही नजर आ जाते थे। बस गांजनीर, कोलियात, पालूरी और रामडूडा से होती हुई बिलाकर दोपहर के करीब पोखरान पहुंच गई। बड़ी शिद्दत की गर्मी थी। आसमान से आग बरस रही थी और दिमाग पिघला जा रहा था। आगे तकरीबन 115 किलोमीटर का सफर बाकी था। यहाँ से शाम के वक्त ट्रेन भी मिल सकती थी, लेकिन शायद सीता में भी सफर जारी रखने की हिम्मत अब नहीं रही थी। इसलिए हमें एक ऑटो रिक्शा में बैठकर एक होटल में पहुंच गए। यहाँ हमें एयर कंडीशन कमरा मिल गया। हम दिन भर कमरे में बंद रहे। बाहर गर्मी उस शिद्दत की थी कि कमरे से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। रात का खाना भी सीता ने कमरे में ही मंगवा लिया था। वो बाहर निकलने से गुरेज कर रही थी। उसके बारे में मेरे ज़हन में जन्म लेने वाले शुबहात बढ़ते ही जा रहे थे। हनुमानगढ़ में उस पूरी सरार अजनबी से मुलाकात और उसी रात उसके कत्ल के बाद सीता को चुप सी लग गई थी। वो मुसलसल कुछ परेशान सी नजर आ रही थी। मैंने कई मरतबा पूछना चाहा कि वो गेस्ट हाउस में रात के आखिरी पैर चोरी छप्पे कमरे से निकलकर कहाँ गई थी, लेकिन कोशिश के बावजूद मैं दिल की बात जबान पर नहीं ला सका था। सुबह हम देर तक सोते रहे। नाश्ते के बाद सीता मुझे कमरे में ही छोड़कर चली गई। उसकी वापसी तकरीबन 1.5 घंटे बाद हुई थी। वो पसीने में शराबोर हो रही थी। बस स्टैंड तक गई थी। उसने खुद ही बताया आगे तकरीबन 125 किलोमीटर का फासला है। रेल में एयर कंडीशनर पार्लर में यहाँ से सेट मिलना मुश्किल ही होता है। 4 बजे वाली एयर कंडीशनर में सीटें मिल गई हैं। हम 7 बजे तक जैसलमेर पहुंच जाएंगे। उस वक्त वहाँ का मौसम भी किसी कदर खुशगवार होगा। हम मौसम की शिद्दत से बचने के लिए जिंदगी भर तो एयर कंडीशनर कमरों में नहीं दुबके रहेंगे। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझे कहाँ लिए जा रही हो। मैंने कहा जैसलमेर। सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मगर तुमने तो बताया था कि तुम जयपुर की रहने वाली हो। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा मुझे नहीं मालूम जैसलमेर कहाँ है और जयपुर कहाँ, लेकिन जयपुर जैसलमेर से तकरीबन 650 किलोमीटर के फासले पर है। उसने मेरी बात काटते हुए कहा लेकिन पहले जैसलमेर वहाँ पहुंचकर मैं बता दूंगी कि तुम्हें यहाँ क्यों लाई हूँ।
तुम अब तक मेरी समझ में नहीं आ सकी हो। मैं कल रात से परेशान हूँ, ज़हन बुरी तरह उलझा हुआ है। मैंने अपनी पेशानी सहलाते हुए कहा। क्यों, क्या बात है? उसने मेरे चेहरे पर नजरें जमा दी। रात के पिछले पैर तुम चोरी छुपे कमरे से निकलकर कहाँ गई थी? ये सवाल गैर इरादी तौर पर मेरी जबान से निकल गया। वो इस तरह उछल पड़ी जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। उसका चेहरा भी एकदम धुआं हो गया, लेकिन उसने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। तुम्हें मुझ पर कोई शुबा है? उसने पूछा। रात के खाने के बाद तुमसे मुलाकात करने वाला अजनबी कौन था, और उस आदमी की मौत से तुम्हारा क्या ताल्लुक है, जिसकी लाश गेस्ट हाउस के पीछे हट में पाई गई थी? मैंने कहते हुए उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। ओह, सीता के मुंह से गहरा सांस निकल गया। तो तुम उस वक्त जाग रहे थे जब मैं कमरे से बाहर गई थी, और तुम्हें शुबा है कि उस आदमी को मैंने कत्ल किया है? तुम इसकी वजाहत कर दो तो शायद मेरी उलझन रफा हो जाए। मैंने कहा, ठीक है, मैं उसकी वजाहत कर दूंगी, लेकिन अभी नहीं। सीता ने जवाब दिया। लेकिन बेहतर होगा कि मेरे बारे में अपने ज़हन से शुबहात निकाल दो, और मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाई हूँ इसके बारे में भी बता दूंगी। लेकिन क्या? मैंने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे महल से बहुत दूर ले आई हूँ, मगर ऐसी बात नहीं। वो चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली। तुम यहाँ रहकर अपनी कौम की वो खिदमत कर सकोगे जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, लेकिन इस वक्त तुम उसके बारे में कुछ मत पूछना। वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। उसके बाद मैंने वाकई कोई सवाल नहीं किया। सीता ने उस वक्त भी साड़ी ही पहन रखी थी, जो गुज़िश्ता शाम को हनुमानगढ़ आने के बाद पहनी थी। उसने पहले साड़ी का पल्लू गिराया, फिर खाली खोलकर साड़ी अपने जिस्म से अलग करके एक कुर्सी पर डाल दी और बेड पर पुश्त के बल लेट गई। आओ, तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो। सीता ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और सिरक कर एक तरफ हो गई, लेकिन मैं सोफे पर बैठा रहा। सीता के होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। वो कुछ देर तक मुझसे बातें करती रही और फिर सो गई, और मैं कुर्सी पर बैठा उसके बारे में सोचता रहा। न जाने क्या बात थी कि मेरा शुबा कवितर होता चला जा रहा था कि हनुमानगढ़ वाले गेस्ट हाउस के पीछे हट में होने वाले कत्ल में सीता का ही हाथ था, और मकतूल अजनबी था, जिसने वेटर के जरिए पैगाम भेजकर सीता को अलग बुलवाया था। मैं जैसे जैसे सोचता गया मेरा ज़हन उलझता गया, और फिर मैं भी कुर्सी पर बैठे बैठे ऊँघने लगा। वो शानदार एयर कंडीशनर बस थी, बैगमसियात की थी, जो ठीक 4 बजे रवाना हो गई। सीटें दो मुसाफरों के लिए और काफी कुशादा थी। मुझे और सीता को जो सीट मिली वो आगे से दूसरे नंबर पर थी। इस तरह हम न सिर्फ शफाफ विंड स्क्रीन के सामने बल्कि दाएं बाएं खिड़कियों के ब्राउन शीशों से भी बाहर देख सकते थे। बस में सफर करने वाले सभी लोग सयाह थे। उनमें हिंदुस्तानी भी थे और 10-12 यूरोपियन भी, जिनमें आधी औरतें और आधे मर्द थे। बस में महकमा सियाहत की एक गाइड भी थी। उस जवान और खूबसूरत लड़की ने गुलाबी साड़ी पहन रखी थी, जिस पर महकमा सियाहत का बैज लगा हुआ था। बस की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। गाइड मुसाफिरों को रास्ते में आने वाले मुख्तलिफ मुकामात के बारे में बताती जा रही थी। 5:30 बजे के करीब बस चंदन नामी एक कस्बे में रुक गई। बस जिस जगह रुकी थी वहां सामने ही एक बहुत बड़ा जैन मंदिर नजर आ रहा था, और गाइड बस में बैठे बैठे ही मुसाफिरों को उस मंदिर के बारे में बताती जा रही थी। शायद मंदिर की सैर का प्रोग्राम उस टूर में शामिल नहीं था। इसी दौरान मुसाफिरों की ठंडे मशरूबात से तवादे भी की जा रही थी। 15 मिनट रुकने के बाद बस आगे रवाना हो गई। अब जैसलमेर सिर्फ 45 किलोमीटर के फासले पर था, लेकिन बस की रफ्तार मुकर्रर हद से ज्यादा नहीं बढ़ाई गई। रास्ते में 2 और छोटी बस्तियों में भी बस को चंद मिनट के लिए रोका गया था। इस तरह तकरीबन 1.25 घंटे में बस जैसलमेर के नवा में पहुंच गई। उस वक्त सूरज गुरूब होने को था। मैं सामने पहाड़ी पर एक बड़े हिस्से को सोने की तरह चमकते देखकर चौंक गया। लगता था जैसे पहाड़ी का वो हिस्सा पत्थरों का नहीं सोने का हो। मैं सीता से उसके बारे में पूछना चाहता था कि खूबसूरत गाइड की सुरीली आवाज सुनाई दी। वो मुसाफिरों को रुखसत होती धूप में सोने की तरह चमकते हुए उस पहाड़ के बारे में बता रही थी। हम तारीखी शहर जैसलमेर के नवा में पहुंच रहे हैं। वो हमारे सामने धूप में सोने की तरह दुखती हुई कोई चट्टान नहीं, बल्कि जैसलमेर का पीले पत्थरों से बना हुआ किला है। 250 फुट ऊंची तकूनी पहाड़ी पर उस किले की बुनियाद राजा रावल जैसल ने रखी थी। उसकी तामीर में पीला पत्थर इस्तेमाल किया गया और ये 7 साल की मुद्दत में पाए तकमील को पहुंचा। वो खूबसूरत गाइड रुके बगैर रटे रटाए अल्फाज बड़ी रवानी से बोले जा रही थी। उस किले के 99 ब्रिज हैं और जंगी एतबार से उसे उस जमाने में बहुत मजबूत किला समझा जाता था। उसकी दोहरी फसीलें तकरीबन 30 फुट बुलंद है। किले के 4 दरवाजे हैं। राजा जैसल उस किले की तामीर मुकम्मल होने के बाद अगरचे सिर्फ 4 साल ही जिंदा रहा, लेकिन बाद में आने वाले राजा उस किले की शान शौकत में इजाफा करते रहे। किले के अंदर 8 जीन मंदिर हैं जो एक दूसरे से मिले हुए हैं। उन मंदिरों की तामीर तकरीबन 100 साल में मुकम्मल हुई और उनकी तामीर में भी पीला पत्थर इस्तेमाल किया गया। उनके अंदर पत्थरों से तराशी हुई मूर्तियां भी रखी हुई हैं। उस किले के अंदर हिंदुओं के भी कई मंदिर हैं, जिनमें लक्ष्मी नाथ मंदिर सबसे बड़ा है।
महाराजा रावल जैसल के बाद आने वाले राजे उस किले में अपने खूबसूरत महलात भी तामीर करवाते रहे। यूं तो हर इमारत काबिल दीद है, मगर मोती महल, रंग महल और गंज वेलाद सबसे ज्यादा खूबसूरत है। गाइड उस किले के बारे में बताती रही। बस अब शहरी हुदूद में दाखिल हो चुकी थी। मैं सड़क के दोनों तरफ खूबसूरत और तारीखी इमारतों को देखने लगा और अब सीता मेरी तरफ झुकी उस शहर के बारे में बता रही थी। उस शहर की बुनियाद तकरीबन 850 साल पहले राजा रावल जैसल ने रखी थी और ये उस शहर के नाम से मंसूब हो गया। राजा जैसल के खानदान ने 800 साल तक यहाँ हुकूमत की। सन 1947 में हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद हिंदुस्तान की तमाम रियासतों के साथ रियासत जैसलमेर की सरकारी हैसियत भी खत्म हो गई। गुंजान आबादी वाले उस शहर को गोल्डन सिटी भी कहते हैं। शायद उसकी वजह यह है कि उस शहर के चारों तरफ सुनहरी रेत के टीले हैं जो तेज हवा की वजह से अपनी जगह तब्दील करते रहते हैं। जैसलमेर की अपनी तारीखी अहमियत थी। यह ऐसी गुजरगाह पर वाक़ई थी जहां से कदीम व सिंध के गुजरात, महाराष्ट्र और सिंध की तरफ जाने वाले तिजारती काफिले गुजरते थे। उन तिजारती काफिलों से दीगर महसूलात और चंगी की मद में यहाँ के हुक्मरानों को बड़ी आमदनी होती थी, जिसकी वजह से यहाँ के लोग भी खुशहाल थे। न सिर्फ हर राजा ने किला बंद शहर के अंदर खूबसूरत महलात तामीर करवाए, बल्कि बड़े बड़े ताजरों ने भी सुनहरी पत्थरों से खूबसूरत हवेलियां तामीर करवाई। मगर मुंबई की बंदरगाह तामीर होने के बाद तिजारती काफिलों ने अपना रुख बदल दिया, जिससे न सिर्फ रियासत की आमदनी बल्कि उसकी अहमियत भी कम हो गई। यहाँ तुम्हें हर कदीम इमारत में संग तराशी का बड़ा नफीस और खूबसूरत काम नजर आएगा, लेकिन मुंबई की बंदरगाह तामीर होने के बाद वहाँ रोजगार का सिलसिला पैदा हुआ तो संग तराशी के माहिर कारीगर सलावट यहाँ से हिजरत करके सिंध का रुख करने लगे। लेकिन आज भी यहाँ संग तराशी के काम को शायकार तस्लीम किया जाता है। एक काम करो, मैंने उसके खामोश होने पर जल्दी से बोल कर कहा, इस गाइड को मेरे पास भेज दो और तुम उसकी जगह खड़ी होकर बस के मुसाफिरों को इस तारीखी शहर के बारे में बताती रहो। तुम्हें तो महकमे सियासत में गाइड होना चाहिए। मैं इन गाइड से ज्यादा जानती हूँ, सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। राजस्थान कदीम तारीखी किलों, महलात और हवेलियों की सरजमीन है। मैं तुम्हें इस खित्ते की तारीख के अलावा एक एक इमारत के बारे में बता सकती हूँ कि वो कब और किसने बनवाई थी। मसलन जैसलमेर में बड़ा बाग, किला, गदीसर टैंक, जीन मंदिर, पुतुओं की हवेली, राम ड्यूडा, व्यास, छतरियां, सालम, संगला की हवेली, मंदिर महल, जवाहर नवाज, जिन पर तरु होते हुए सूरज की पहली किरणें पड़ती हैं तो ये सोने की तरह चमक उठते हैं। और बस मैंने हाथ उठाकर उसे मजीद कुछ कहने से रोक दिया। कुछ बाद में बताने के लिए भी रहने दो। सीधा मुस्कुराकर रह गई। बस शहर के मुख्तलिफ बारह इलाकों से गुजरती हुई पैलेस होटल के सामने रुक गई। उस वक्त सूरज गुरूब हो चुका था और शाम का अंधेरा पर फैलाने लगा था, मगर शहर की बत्तियां भी जगमगा उठी थी, जिनकी रोशनियां फैलते हुए अंधेरे से दस्तों गिरीबां हो रही थी। बस से उतरते हुए सीता ने एक ऑटो रिक्शा रोक लिया और अंदर बैठने के बाद ड्राइवर को इलाके का जो नाम बताया वो मेरी समझ में ना सका। रिक्शा शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ता हुआ मशरक में नवाई इलाके की तरफ निकल आया। यहाँ आबादी छिद्री थी, हवेली नुमा इमारतें एक दूसरे से फासले पर थी। सीता ने एक इमारत के सामने रिक्शा रुकवा लिया और नीचे उतरकर ड्राइवर को किराया अदा करने लगी। मैं भी बैग संभाल कर उतर गया। मेरा ख्याल था कि सीता यहाँ भी किसी होटल या गेस्ट हाउस ही में क्याम करेगी, लेकिन उस हवेली को देखकर मैं हैरान हुए बगैर नहीं रह सका था। गेस्ट हाउस पर कॉल बेल का बटन दबाने के 2-3 मिनट बाद गेट का जिली दरवाजा खुल गया और हम अंदर दाखिल हो गए। वो अधेड़ उम्र आदमी राजस्थानी लिबास में था। सर पर मखसूस अंदाज में बंधी हुई मैरून रंग की पगड़ी भी इस बात की निशानदेही कर रही थी कि उसका ताल्लुक किसी राजपूत खानदान से है। अंदर अंधेरा था, जिसकी वजह से ना तो हम उसकी शक्ल अच्छी तरह देख सके थे और ना ही वो हमें ठीक से देख पाया था। अलबत्ता हमें दीवाना वार अंदर घुसते देखकर वो कुछ गड़बड़ा सा गया था। ओए कौन हो भैया, ऐसे अंदर क्यों घुसे आवत हो? मैं चतून सिंह सीता हूँ, सीता ने कहा। यहाँ और कौन है? सीता ने पूछा। ओ सीता देवी। चतून सिंह नामी वो आदमी चौंक सा गया।